नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, पुनीत की भेजी हुई है। पुनीत उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, 26 साल की उम्र थी और ये जो कहानी घटना इनके साथ में बनी थी, साल था 2005 का। उत्तराखंड में सिक्योरिटी गार्ड के काम करते थे। पुनीत की शादी नहीं हुई थी। शादी ना होने का दो रीज़न था। एक तो उनकी गरीबी थी और गरीबी, और दूसरा था उनके पिता। पिता जो थे दारूबाज थे। अब इतना उम्र होने के बाद वो राजमिस्त्री के काम करते थे और शाम के टाइम बिना दारू पिए तो घर लौटते नहीं थे। जो भी रिश्तेदार आते थे उनकी अब ये सब हालत देख करके कौन भला अपनी बेटी उस घर में देगा जिसका ससुर ही अब दारूबाज हो, तो उसका बेटे का क्या हाल होगा। सब लोग लौट जाते थे, नहीं भाई इस घर में शादी वादी नहीं करना है। पुनीत का कोई नशा नहीं था। पुनीत पहले तो गांव में रहते थे, अपने पिता के साथ ही काम करते थे, लेकिन जब उनका रवैया नहीं सुधरता है तब उनका दिल वहाँ से टूट जाता है। कहते कि नहीं, इस जगह पर मैं गांव में रहूँगा ही नहीं। और फिर उत्तराखंड अपने एक रिश्तेदार के पास आ जाते हैं। रिश्तेदार के परिश्रम से ही वो वहाँ पर रुके हुए थे और वो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे थे। पैसे अपने लिए जोड़ रहे थे कि अब तो मेरी शादी अब हो ही नहीं पाएगी, अब तो मुझे खुद ही अब इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। पैसा जो भी कमाते थे, कुछ पैसा उनका खर्च होता था और बाकी पैसा अपना जमा करते थे। ले दे के गाड़ी उनकी सही चल रही थी, लेकिन रिश्तेदार से भी अनबन हो चुकी थी। रिश्तेदार से 2 महीने के बाद ही अनबन हो चुका। रिश्तेदार ने बोल दिया कि भाई पुनीत, अपना व्यवस्था कहीं और कर लो। आखिरकार पुनीत क्या करते, एक घर लेना पड़ा, सस्ता घर, और वहाँ पर लाइन से घर लगा हुआ था। अब ऐसे वातावरण में कभी रहे नहीं थे। उनको अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन करे क्या, पैसा भी तो बचाना था, कम किराया था और इसलिए उस घर में रहने लगे। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था। इसके बाद उसी क्वार्टरों में जहाँ पर रहते थे, ये तो नाइट ड्यूटी करते थे पुनीत और सुबह अपना आते थे। वहाँ भी उनको आराम ही मिलता था, कोई फैक्ट्री थी नहीं, गोदाम था। और गोदाम में रात में कोई आता काम धाम होता ही नहीं था। बस बाहर बैठे रहते थे, 1 आध घंटे की नींद अपना पूरी भी कर लेते थे। और यहाँ आने के बाद में नहाने धोने के बाद थोड़ा सा घूमते थे, फिरते थे, चाय वाय पीते थे और फिर अपने खाना वाना बना करके खा के सो जाते थे। उनके पास नमक नहीं था। जब वो खाना बना रहे थे ना सुबह के टाइम में आकर के, तो नमक की कमी थी, बारिश हो रही थी। उनको लगा कि भाई अब कहाँ जाएं, और दाल में बिना नमक का तो स्वाद आएगा नहीं, खाने में बिना नमक का स्वाद तो आता नहीं। अब सोचे कि चलो किसी पड़ोसी से मांग लेते हैं। एक पड़ोसी के घर पहुंचते हैं, वहाँ अंदर से दरवाज़ा बंद था। दूसरे पड़ोसी के पास पहुंच जाते हैं। पड़ोसी के पास वहाँ बच्चे खेल रहे होते, माँ सो रही होती, तो शर्म के मारे वहाँ पे कुछ बोलते नहीं हैं। तीसरे घर में चले जाते हैं। तीसरे घर में एक लड़की जी थी, बारिश तो हो रही थी और ऊपर से वो अपना कपड़े धो रही थी। जब उस लड़की को देखते हैं पुनीत, तो देखते रह जाते हैं। थी गरीब परिवार की, लेकिन भगवान ने उसको सुंदरता बहुत दिया था। देख करके अब पुनीत जो है ना, सोचने लगे, सपना बुनने लगे कि काश ये मेरी दुल्हन होती। वहाँ खड़े होकर के उस लड़की को देख रहे हैं और लड़की भी अपना कपड़ा धो रही है और बार बार सर उठा कर देख रही है। ये तो नया किराएदार है, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही है। अब समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आया किस लिए है। तब जाके पूछती कि आप किस लिए आए हो, यहाँ खड़े हो आप, कोई तो कोई काम होगा आपका। मुस्कुरा के बोलती है। शायद पुनीत उनको भी अच्छे लगे होंगे, तभी तो ऐसा उन्होंने व्यवहार किया। पुनीत कहते कि हाँ, मैं नमक के लिए आया था। देखिए ना, बाहर बारिश हो रही है और मैं दुकान पर जा ही नहीं पाया। लड़की मुस्कुरा के कहने लगी, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं लाती हूँ ना, देती हूँ ना आपका नमक। अपने घर के अंदर जाती है, नमक अब ले आकर के दे देती है पुनीत को। आप पुनीत से कुछ बात भी करती है कि आप नए किरदार हैं ना, अभी कुछ दिन पहले आप आए हैं। पुनीत बोलते हैं हाँ जी, क्या काम करते हैं। लड़की जानकारी लेने लगी। पुनीत को भी उससे बातचीत करना अच्छा लग रहा था। अब बाहर बारिश चल रही थी
बरामदे की सब बात था। सब अपने अपने घर में थे, जो भी परिवार था। अब वहाँ पर सिर्फ पुनीत और वो लड़की। बातचीत में सब कुछ बताने लगे कि मैं यहाँ पर इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड हूँ। पूछने लगे कितना कमाते हो। सब कुछ बताते ही चले गए, कुछ ज़्यादा ही बताना शुरू कर दिए। जो सैलरी जितनी मिल रही थी उसका वो डबल बता दिए। इम्प्रेशन देना चाहते थे कि लड़की सुंदर तो है ही है, क्या पता इसका दिल अब मेरे साथ लग जाए। इसलिए बढ़ा चढ़ा करके हर बात को बता रहे थे। लड़की पूछने लगी कि मैं आपका गांव कहाँ है, गांव में कौन कौन रहता है। सब कुछ बताने लगे कि मेरा तो सुखी संपन्न परिवार है, मेरे पिता का अपना काम है, ठेकेदारी करते हैं। ये नहीं बताया कि वो दारूबाज हैं, उन्हीं की वजह से आज वो घर से भागे हुए हैं। मतलब जो भी चीज़ था बढ़ा चढ़ा करके अपने आप को इम्प्रेशन जमा रहे थे कि लड़की के दिल में शायद दिल घंटी बज जाए। मुझसे प्यार करने लगे सब सुनने के बाद में। अब वही होता है, लड़की अब उनके झांसे में आ जाती है, मुस्कुराती है। अब फिर आते रहना, कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े ना तो मुझे आवाज़ दे देना। अब खुश थे, नाम पता सब पूछ लिए, लड़की भी उनका नाम पूछ ली, पुनीत ने भी लड़की का नाम पूछ लिया। दोनों लोग खुश थे। इसके बाद पुनीत आ जाते हैं, लेकिन ख्याल में उसी लड़की के रहती हैं। आखिरकार जो धीरे धीरे उनका जो प्यार है ना, दोनों तरफ से बढ़ने लगता है। लड़की गाहे बगाहे अब उनके पास जब दोपहर का टाइम सोने का होता था उस टाइम आ जाती थी, और बाकी भी क्वार्टर के लोग सोते रहते थे। किससे क्या मतलब है। लड़की आ जाती थी कुछ न कुछ बहाने लेकर के, आपके पास में आलू है, प्याज है, और ये भी जानते थे पुनीत की ये बहाने से आई है। और कहते थे कि आओ अंदर बैठो, कुछ खाने पीने के लिए उसके लिया कर रखते थे। अब तो हर रोज की बात हो गई थी। धीरे धीरे लड़की जो थी ना, अब उनसे पैसे भी मांगने लगी, कुछ बहाना करके कि देखो मेरे पापा का सैलरी नहीं मिला है, कुछ समस्या है, माँ की तबीयत ख़राब है, माँ गांव में रहती है, उसके लिए हमारे पापा पैसा भेजते रहते हैं। मतलब जो भी बहाना करके अब वो पैसा खींचने लगे। पुनीत भी खुशी खुशी देने लगे। आखिर सोचे थे कि मैं किसके लिए पैसा जमा करूँगा, ये मेरी पत्नी बन जाएगी, मामला बराबर हो जाएगा। दिल की बात अब होने लगी। लड़की की चाहत अब बढ़ चुकी थी और पुनीत का तो हद से ज़्यादा। एक तरह से अपना अधिकारी अब जता चुके थे उस लड़की पर। सीधा कहते थे कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है ना, अब किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीधे मेरे पास में आना और तुम्हारा हक है मेरे घर पर। लेकिन ये भी बोले कि देखो तुम मुझसे शादी करोगे। लड़की मुस्कुरा करके और ना कर दी कि नहीं नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती, कैसे करूँगी, इसके लिए तुम्हें पापा से बात करना पड़ेगा, और जब पापा राजी होंगे तब तो मैं भी राजी हूँ। प्रेम अपनी जगह है, लेकिन शादी का मैं बात नहीं कर सकती। लेकिन पुनीत समझ गए कि जब लड़की राजी है तो बाप भी मान जाएगा। धीरे धीरे बाप से मुलाकात होती है, उससे भी दोस्ती करते हैं, और वो भी एक नंबर का ठग्गू इंसान थे। गाहे बगाहे उनसे कुछ पैसा लेता रहा कि बेटा कुछ पैसे दे दो, हमें ज़रूरत है, अब यहाँ भेजना है वहाँ भेजना है, ऐसा करके पैसे झीटते रहे। ये खुशी खुशी सब कुछ लुटाते रहे। आखिरकार 2 महीने के अंदर में जो भी जमा पूंजी था सब कुछ लुटा चुके थे। अब वैसे ज़्यादा उनके सैलरी तो थी नहीं उस टाइम में, जो भी जमा पूंजी था थोड़ा बहुत सब उस लड़की के परिवार पर, उसके बाप पर सब खर्च कर चुके थे। लेकिन उस लड़की का जो डिमांड था ना, वो कम नहीं हो रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। और ये पूरा करने की कोशिश करते थे। अब लोग बाग से चुपचाप उधार भी मांगने लगे। उस लड़की के चक्कर में उधार मांग के उसकी फरमाइश पूरा करते थे। प्यार जो कर रहे थे और उनको उम्मीद थी पुनीत को कि लड़की मेरे से शादी करेगी, यही उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। लेकिन उन लोगों का मनसा था कि बस जितना हो सके पुनीत से पैसा अब लूट लो। और वो बाप बेटी मिलकर के दोनों यही खेल खेल रही थी। शादी ब्याह तो अलग की बात थी। अभी तक पुनीत जो थे ना, एकांत में सही ढंग से मिल भी नहीं पाए थे उससे। जहाँ एकांत में आती अब उससे कुछ प्यार करने की कोशिश करते, वो उठ के खड़ी हो जाती, नहीं नहीं ये सब शादी की बात, अभी मुझे छूना नहीं। मुस्कुराती थी, ऐसा नहीं कि पुनीत को बुरा भी लगे। अब पुनीत भी समझ जाते थे कि चलो भाई ऐसा तो होना ही चाहिए, ये सब चीज़ें शादी के बाद होना चाहिए। वो भी समझदार थे तो ज़्यादा प्रेशर करते नहीं थे।
अब ये सब खेल खेलते खेलते 6 महीना हो चुका था। अब पुनीत उससे पूछने लगे, उसके फादर से पूछने लगे कि आप शादी करोगे। तब पुनीत के जो ससुर बनने वाले थे, यानी उस लड़की के पिता, एक समस्या लेके खड़े हो गए। कहने लगे, बेटा मैं तो शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी पत्नी का तबीयत खराब चल रही है। डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन के लिए बोला है, इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होना है। अब तो देख रहे हो ना कि मेरे पास में उतना तो पैसा है नहीं, जो भी मैं मजदूरी करता हूँ और अपने गांव ही भेज देता हूँ और तुमसे कुछ मदद लेकर के अपना घर बार यहाँ चलाता हूँ। तो अगर कुछ पैसा का इंतजाम हो जाए और मेरी पत्नी का ऑपरेशन हो जाए तो समझ लो तुम्हारी शादी भी पक्की हो जाएगी। अब पुनीत जो थे इतना पैसा तो लुटा ही चुके थे। अब पूछने लगे कि ठीक है अंकल, कितना खर्चा लगेगा इसमें। अब जो लड़की के पिता थे उंगलियों पर हिसाब लगा के बताने लगे कि बेटा इसमें 40-50 हज़ार रुपया का खर्च है। इतनी बड़ी रकम सुन करके पुनीत का हाथ पांव फूल गए। अरे भाई, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा, मन ही मन सोच पड़े, लेकिन वहाँ कुछ नहीं बोले। इम्प्रेशन खराब हो जाती थी ना। अपने आप को तो अच्छे घर से बता रखे थे कि हमारा घर संपन्न परिवार है, मैं तो शौक के लिए यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ। अगर मेरे को कोई नौकरी की जरूरत नहीं थी, मैं तो बस शौकिया हूँ। आखिर को वो लोग समझ चुके थे कि जो पीछे से भी बैकग्राउंड इसका अच्छा है, शौकिया नौकरी कर रहा है, तो इसको तो पैसे की कोई कमी नहीं होगी। अपनी लास्ट फरमाइश उन्होंने पूरी कर दी, दे दी, पूरी नहीं कर दी, दे दी कि देखो पुनीत जी, ये ऑपरेशन मेरी पत्नी को हो जाता है तो मैं गांव जाऊंगा, सब कुछ अब उससे मैं राय भी ले लूँगा और मेरा मानना है कि हाँ बोल देगी, अब फिर हम शादी कर देंगे। पुनीत अब मन ही मन तैयार थे। पैसे का इंतजाम अब हो कहाँ से हो। अब सोच में पड़ गए, दिमाग काम नहीं कर रहा था। टाइम था 10 दिन का, 10 दिन का उन्होंने टाइम दिया था कि 10 दिन के अंदर हमें पैसा जमा कराना है और उनका हॉस्पिटल में एडमिट होना है, फिर ऑपरेशन होना है। पुनीत बड़ा परेशान रहने लगे। अब अपना जो ऑफिस था, उनके जो मैनेजर वगैरह थे, उनसे भी अब उधार मांगे, लोन मांगे, लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, सिक्योरिटी जॉब में हम एडवांस और लोन तो देते ही नहीं हैं। अब वहाँ से भी उनको ना हो चुका था। सोच में डूब गए थे कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। और तब उनको एहसास होने लगा कि मुझे इतना बढ़ा चढ़ा करके बताना नहीं चाहिए, ये मेरी गलती है। मैं तो इम्प्रेशन डालने के लिए उस लड़की से इतना सब खेल किया था। बड़ा चक्कर में फंस गए थे। अपने जो चक्रव्यूह बनाए थे इम्प्रेशन वाली, और चक्रव्यूह में खुद फंस चुके थे। अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। और वो भी ज़रूरी था, लड़की से प्रेम करते थे। अब गांव में तो शादी होने से रही, तो आखिरी उम्मीद यही लड़की थी और ये चूकना नहीं चाहते थे। पैसे के इंतजाम के लिए दर दर भटकने लगे। जो भी उनका जानकार थे, दोस्त थे, मित्र थे, सबसे हाथ पसारने लगे। अब इतना पैसा तो मांगते नहीं थे, थोड़े बहुत पैसे मांगते थे कि 10-12 लोगों से मैं 2-2 हज़ार करके मांग लूँगा, तब भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन लोग मना कर रहे थे। 150 रुपये, 500 रुपये कहते थे कि इतना ज़रूरत है तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन 2,000-3,000 हमारे पास तो है ही नहीं। आखिरकार कुछ पैसे तो उन्होंने जमा कर लिया था उधार लेकर के, लेकिन कम से कम आधा पैसा यानी 20-25 हज़ार रुपया और इंतजाम करना था। उसके टेंशन में रात दिन लगे रहते थे। फैक्ट्री में आते थे, गोदाम में आते थे, नाइट की ड्यूटी में 7 बजे तक पहुंच जाते थे। लेकिन जाने से पहले रोड पर एक दुकान थी चाय पानी की। चाय पानी, पान, बीड़ी, सिगरेट, यही सब वहाँ पर एक 45 साल का व्यक्ति था, वो बेचा करता था। और उसके जो बाल थे ना, बिल्कुल भूरे कलर के थे और देखने में भी थोड़ा अलग किस्म का लगता था, जैसे अंग्रेज हो, ऐसा ही वो व्यतीत होता था। लेकिन ज़्यादातर उसका समय जो है ना, जब उसके दुकान पर कोई नहीं रहता था ना, तो उसकी आंखें बंद रहती थी, जैसे वो सो रहा था। लेकिन जैसे ही ग्राहक की आवाज़ सुनाई पड़ती, पैरों की आवाज़ से भी जाग जाता था। वहाँ पर जो पुनीत थे जाकर के चाय वाय पीते थे। ड्यूटी जब आते थे उससे पहले वहाँ बैठते थे, चाय वाय पी करके तैयारी होकर के 8 बजे की ड्यूटी थी उनकी, सुबह 8 बजे से लेकर के 8 बजे तक की, शाम के 8 बजे से लेकर 8 बजे तक की। वहाँ जा कर के चाय पानी पी करके
और तब कुछ देर वहाँ उससे बात करते और फिर अपना ड्यूटी पर आ जाते। वो शाम भी ऐसे ही गए, मन उखड़ा हुआ था। वहाँ जा कर के चाय का ऑर्डर दे दिया, बैठ गए। और वो जो दुकानदार था अब पुनीत से बात कर रहा था, लेकिन पुनीत जो था ना, उनका मन उखड़ा हुआ था। वो चिंता में डूबे हुए थे कि कैसे मैं पैसे का इंतज़ाम करूँगा, और वो इस सब चीज़ को नोटिस कर रहा था। और तब पुनीत से पूछने लगा, अरे बेटे, आज तुम टेंशन में लग रहे हो, बात क्या है? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम आते हो, चाय पीते हो और चुपचाप चले जाते हो, कोई बात न चीत, क्या कोई समस्या है क्या? पुनीत हंसते हुए कहने लगे, नहीं चाचा, ऐसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या तो होता ही रहता है, अब उसको कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, ये तो जीवन के साथ ही चलता है। और तब दुकानदार पूछने लगा, बेटा ठीक है, लेकिन तुम ज़्यादा ही चिंतित लग रहे हो, बात क्या है? जब अपनापन दिखाता है तो पुनीत भी अपने आप को रोक नहीं पाते। कहते हैं, चाचा मेरे साथ में ऐसी समस्या है, अगर मैं इस लड़की से ये सब काम नहीं किया तो मेरी तो शादी की उम्मीद ही टूट जाएगी। एक आखिरी उम्मीद यही है जिसे मैं दिल लगा बैठा हूँ, उस पर मैंने बहुत सारा पैसा खर्च किया हूँ। अब एक छोटा सा काम और करना है, इसके बाद तो मेरी शादी पक्की हो ही जाएगी। तब वो दुकानदार बोलता है, इसमें समस्या क्या है भाई? तब पुनीत कहते हैं कि समस्या है ना, मेरे पास में इतना पैसे नहीं है, मैं पैसे कुछ इकट्ठा किया हूँ दोस्तों से, वो आधा ही है, कम से कम 20-25 हज़ार रुपये की मुझे और ज़रूरत है, लेकिन अब मेरे पास में कोई सोर्स नहीं है। यही मैं चिंता में डूबा हुआ हूँ कि मैं अब पैसे कहाँ से लूँ। वो दुकानदार पुनीत की तरफ देखता है और कहता है, इसका मैं इंतज़ाम कर सकता हूँ, मैं करवा सकता हूँ, कर तो नहीं सकता लेकिन करवा सकता हूँ। पुनीत की आंखें चमक उठती है, कहती, चाचा फिर तो मैं आपको जो कहोगे करने के लिए तैयार बैठा हूँ, आप मुझे ये इंतज़ाम करवा दो। कहता है दुकानदार कि ठीक है, कितना पैसे चाहिए तुम्हें? पुनीत कहते हैं कि मुझे तो 25 हज़ार रुपये चाहिए। बोला ठीक है, ये काम करो, कागज़ कलम देता है और कहता है कि पूरा अपना विवरण लिख दो इस पर, अपना नाम, पता, कौन से गांव के हो, पिता का नाम क्या है, कहाँ काम करते हो। पुनीत जब उसकी बात सुनते हैं तब थोड़ा चौंक जाते हैं कि चाचा ये नाम, पता, एड्रेस मैं समझ नहीं पाया। तब दुकानदार बताता है कि बेटा देखो, मेरे पास तो पैसा नहीं है, ये जो मैं पैसा दिलवाने की कोशिश करूँगा, एक औरत है और वो औरत तांत्रिक है, शनिवार को शनिवार आती है। और देखो तुम्हारा नसीब अच्छा है, कल ही शनिवार है, मैं उसे गुजारिश करूँगा, आप सुन लो, मैं अगर पैसे उससे दिलवा भी देता हूँ ना, तो ये काम तो ज़रूर करना, जिस वक्त का तुम टाइम देना है ना, उससे थोड़ा फालतू वक्त लेना, ताकि तुम एक मुश्त उसका पैसा दे सको। जब पुनीत सुनते हैं कि औरत है, तांत्रिक है, उसके पास में इतना पैसा है, और तब वो दुकानदार कहने लगा, अरे भाई तुम्हें क्या करना, क्या करती है नहीं करती, मुझे उससे तुमको क्या मतलब है, तुम्हारा काम निकलना चाहिए। मैं तुम्हारी परेशानी देख करके अब ये बताया ना, तो मैं किसी को बताता तक नहीं। हाँ, मैं भी उससे पैसे लेता रहता हूँ, और जब वक्त पर मैं उसको पैसा देता रहता हूँ, कोई मेरा काम होता है तो मैं उससे मांग लेता हूँ, और फिर मैं वक्त पर उसका पैसा लौटा देता हूँ। वो अपनी वचन की पक्की है, तय वक्त पर जितना टाइम लोगे कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन उससे जहाँ भी फालतू वक्त हो गया ना, अब समझ लो, अगर तुम उसका पैसा नहीं दोगे तो 1-2 बार तुम्हें ज़रूर चिताएगी कि पैसा जल्दी से दे दो, जल्दी से दे दो, और फिर भी तुम उसका पैसा नहीं देते हो ना, फिर तुम्हें मौका नहीं देगी। पुनीत सुनते हैं तो थोड़ा डर भी लगता है, तो फिर क्या करती है, वो तो औरत है, क्या क्या बिगाड़ लेगी किसी का। तब चाचा कहने लगे कि बेटा जब उससे तुम्हारा पाला पड़ेगा ना, तब तुम्हारा सब कुछ पता चल जाएगा कि वो क्या चीज़ है, खुल कर नहीं बताते हैं। पुनीत को ज़रूर था, कहने लगे, चाचा ठीक है, मैं वक्त पर पैसा जुटा के दे दूंगा, मैं इतना ही टाइम लगूंगा कि मेरी जितनी सैलरी मिल जाएगी, और मैं सारी सैलरी इकट्ठा करते जाऊंगा और उसको मैं पूरा पैसा एक मुश्त में दे दूंगा। पता ठिकाना सब कुछ लिख के दे देते हैं, कितना पैसा चाहिए और कितने तारीख माने कितने महीने के लिए चाहिए, सब कुछ डिटेल दे देते हैं। 3 महीने का टाइम लेते हैं, और फिर
चाचा से कहते हैं हाथ जोड़ के, चाचा मेरा काम तो हो जाएगा ना। चाचा मुस्कुरा के कहते हैं कि बेटा मैं सिफारिश तो जरूर करूँगा, देखो मान तो जाना चाहिए। शनिवार को आती है शाम के टाइम में, मैं कल ही उससे बात करूँगा। अगर बात बन जाएगी तो तुम तो यहीं पर हो ना, आके मेरे से पूछ लेना। बड़ा खुश हो गए पुनीत। पुनीत अपने काम पर लौट आते हैं और शादी के सपने देखने लगते हैं। कहते हैं कि बस ये काम हो जाए तो फिर मैं शादी उस लड़की से कर ही लूँगा। अब इतना तो उनको समझ में आ ही चुका था। आखिरकार अगले दिन शनिवार के जब 8 बजे जो ड्यूटी आते हैं तो सीधा पहले उस दुकान पर रोज ही जाते थे चाय पीने के लिए, वो शाम को भी पहुंचते हैं। देखते ही दुकानदार बोलता है, अरे मुबारक हो बेटा, तुम्हारी बात तो बन गई, तुम तो बड़ा खुशनसीब निकले बेटा, एक ही बार में तुम्हारा सब कुछ हो पढ़ा। और बोलती है ठीक है मैं पैसा देती हूँ, पैसा मिल जाएगा बेटा तुम्हें जल्दी से, शायद कल ही मेरे पास में पैसा आ जाए, कल आ करके ले लेना। पुनीत एकदम खुशी के मारे उछलने लगे कि चलो ये भी मेरा काम पक्का हो गया, अब तो मेरी शादी में कोई रुकावट ही नहीं आएगी। सारा रात ड्यूटी करने के बाद सुबह चाय की दुकान पर जाते हैं और जाते ही चाय का ऑर्डर करते हैं, लेकिन उससे पहले दुकानदार अब एक लिफाफा पकड़ा देता है कि लो बेटे ये पैसा मेरे पास में रात ही को आ गया था, ये तुम्हारा पैसा है और तुम संभालो, लेकिन बेटा भूलना मत इस औरत को पैसा बिल्कुल टाइम पर चाहिए, अगर नहीं देते हो ना, मैं तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। पुनीत मुस्कुरा के बोलते हैं चाचा आप फिक्र मत करो, मैं कोशिश करूंगा कि टाइम से पहले मैं आपके पास पैसा अब वापस कर दूं। और तब चाचा कहने लगे इसी में तुम्हारी भलाई है। फिर चाय पीते हैं और बड़ा खुशी से उछल पड़ते हैं, सीधा जाते हैं घर पर और सीधा अपना हाथ पैर धो करके और उस घर में, लड़की वाले घर में उसके फादर भी थे अभी, और बताते हैं पूरी कहानी कि अब तो मेरा इंतज़ाम हो गया है, पैसा सब कुछ निकाल करके और लड़की को फादर को दे देते हैं, आप निकल जाइए और अपनी पत्नी का इलाज कराइए और उधर से खुशखबरी लेके आइएगा। अब उसके फादर भी खुश जाते हैं और फिर कहते हैं कि बिटिया तो यहीं पर रहेगी, मैं आज ही शाम को निकल जाता हूँ, कल तक मैं पहुँच जाऊँगा, थोड़ा बिटिया का ख्याल रखना। और तब पुनीत कहते हैं कि बिटिया अब मेरी जिम्मेदारी है आपकी, अब इसका टेंशन भूल जाइए, जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम को सफल करा के आइएगा। शाम को अब अपना ड्यूटी निकल आते हैं, अब ये लड़की भी खुश और पुनीत भी खुश। अब तो जल्दी से जल्दी उनका शादी होने वाला था, वो छोटा सा ऑपरेशन जो हो जाता है। अब क्या होना था, खुशी के मारे अब दोनों लोग खुश थे, उछल रहे थे, हंसी मजाक सब कुछ चल रहा था। अड़ोसी पड़ोसी भी सब जान चुके थे कि दोनों का रिश्ता तय हो चुका है, कोई दूसरे पर उंगली भी नहीं उठाता था। लोग मजाक ही करते थे कि चलो पुनीत तुम इस घर में आए किराएदार बन करके और दामाद बन के जाओगे, मजाक उड़ाते थे, सब मजाक करते थे, ऐसा ही हंसी माहौल का वहाँ चलता था। सब एक दूसरे को जानने लगे थे और पुनीत को साथ में हंसी मजाक करने लगे, जो भी वहाँ का परिवार रहता था। पुनीत भी खुश थे, वो लड़की भी खुश थे, उसके पिता चले गए थे। अब इसके बाद पुनीत अपना रोज के काम पर जाना आना बस यही रह गया था। चाय पीने जरूर बैठते थे, वहाँ चाय पीते थे और फिर अपने काम पर जाते थे। रोज का समस्या जो रोज का काम था यही था। इधर इनके जो पिता लौट के आते हैं ना, तो बड़ा थोड़ा गम में डूबे रहते हैं। जब पुनीत उनका चेहरा देखते हैं तो पूछ बैठते हैं लड़की के फादर से कि आप खुश नजर नहीं आ रहे हैं क्या, बात क्या है, क्या ऑपरेशन सफल नहीं हुआ क्या। तब वो मुंह लटकाए हुए बोल रहे हैं कि नहीं बेटा, अभी ऑपरेशन हो ही नहीं पाया है, अभी डॉक्टर टाइम दिया है और बोला है कि कुछ दिन तक तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए और जब वक्त आएगा तब हम ऑपरेशन के लिए बुला देंगे। मामला यहीं पर लटक गया था। बड़ा गुस्सा आ रहा था पुनीत को अपने आप पर, ये मेरे साथ में क्यों रुकावट चल रही है, ये बाधा बार बार क्यों हो रही है। तब पुनीत अब एक तरह से उखड़े हुए रहने लगे। उस परिवार के पास जाते, बैठते, बातचीत करते, कब तक ऑपरेशन के लिए बोला डॉक्टर। अब वो लोग ना जाने झूठ बोल रहे या सच बोल रहे थे, ये तो पुनीत का पता नहीं। उन्होंने बोला कि कोई टाइम फिक्स नहीं दिया है,
बहुत सारे दवाएं दिया है। अब बोला है कि पहले इन दवाओं को खाओ और अपनी पत्नी का आराम कराओ। आप फिर लिया करके चेकअप कराना। अगर मुझे लगेगा कि ऑपरेशन की ज़रूरत है तो हम ऑपरेशन करेंगे, और नहीं तो कुछ दिन का और मोहलत देंगे। मतलब एक तरह से मामला लटक गया था। पुनीत बड़ा परेशान रहने लगे और बार बार अपना मन भटकता था, उसको रोकते थे कि नहीं चलो सब कुछ सही हो जाएगा, कुछ बुरा नहीं होगा, हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया है तो हमारे साथ भी नहीं होगा। लेकिन ये 3 महीना कब निकल गया पुनीत को पता ही नहीं चला। अभी तक चाचा कई बार गांव चले गए थे, लौट के आ भी गए थे, लेकिन अभी ऑपरेशन नहीं हुआ था। और उनकी जिद थी कि ये ऑपरेशन हो जाए, इसके बाद मैं तुम्हारी शादी की तैयारी कर दूंगा। मामला यहीं लटका हुआ था। और इधर 3 महीना बीतने के बाद में जो कुछ सैलरी मिलती थी, आप कुछ खर्च करते थे और बाकी पैसा अपने पास जुटा देते थे। लेकिन इसी बीच लड़की के जो फरमाइश था, अब उन्हीं पैसे में से वो क्या करते थे, मतलब आधी सैलरी जो थी ना उस लड़की पर लुटा देते थे। और उस बात को भूल चुके थे। एक तरह से मन से ख्याल निकल गया था कि 3 महीने के बाद हमें पैसा भी लुटाना था। वो सोचे कि कोई बात नहीं, अब मैं फालतू खर्च तो नहीं कर रहा हूँ, अपनी होने वाली पत्नी पे कर रहा हूँ, और 3 महीने में पैसा जुटा दूंगा। अगर मेरे से नहीं हो पाएगा तो अपने दोस्तों से कुछ उधार मंगा करके अब पूरा पैसा दे दूंगा उसको, 25,000 रुपये। लेकिन जब वो वक्त आता है, चाय पीने के लिए जाते हैं वहाँ पर, और तब दुकानदार कहता है बेटा वक्त तो हो चुका है, पैसे लौटा दो। पैसे लेके आए हुए हैं लेकिन पैसा कम है, 10,000 रुपये कम है। 15,000 रुपये देते हैं दुकानदार को कि चाचा ये 15,000 रख दो और फिर मुझे 1 दिन का 2 दिन का मोहलत दे दो। पूरी कहानी बताते हैं। और तब दुकानदार पैसा लौटा देता है कि भाई अपना पैसा अपने पास में रखो, जब तुम्हारे पास में पैसा पूरा आ जाए ना तब मेरे पास में आना। और वैसे तुम्हारा मोहलत आज तक का था, आज के बाद में मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ में क्या होना क्या होगा, मैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। मैं तुम्हें पैसे देने से पहले बताया था कि पूरा पैसा वापस करना, लेकिन तुमने तो मजाक समझ लिया। पुनीत हाथ जोड़ने लगे, चाचा आप उस लेडी को मना लेना, 2-3 दिन का मोहलत मुझे दिला दो। तब चाचा कहने लगे देखो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, अब उसकी मर्जी है माने या ना माने, मैं इसकी जिम्मेवारी भी नहीं लेता हूँ। तुम्हें जल्द से जल्द बेटा पैसा इकट्ठा कर लेना चाहिए। चाचा से कहते हैं कि चाचा कुछ आप ही मदद कर दो। तब चाचा हाथ खड़े कर लेते हैं कि नहीं बेटा मेरे पास में इतना पैसा नहीं है, अगर इतना पैसा मेरे पास में होता तो मैं चाय का दुकान करता, पान बीड़ी बेचता। नहीं है बेटा, मेरा भी परिवार है, मैं भी जो कुछ कमाता हूँ अपने परिवार में भेज देता हूँ। अब एक तरह से रास्ता बंद हो चुका था, कोई अब पैसे का जुगाड़ नहीं हो रहा था। चाचा ने पैसा वापस कर दिया था। मन ही मन थोड़ा सोचने लगे क्या कर लेगी हमारा। अरे भाई 1-2 दिन का टाइम हर कोई देता है, बैंक भी दे देता है, 10-15 दिन का टाइम, तो ये क्यों नहीं देगी। अकड़ से गए थे, जो होगा मैं देख लूँगा, अगर मेरे पास में आएगी तो उसको मना लूँगा, मैं मानी जाएगी, औरत है। अब इसके बाद एक तरह से निश्चित हो गए थे। अपने यार दोस्तों से पैसे के जुगाड़ में लगे रहे, लेकिन पैसे के इंतजाम वो कह रहे थे कि हाँ थोड़ा सा वक्त दो, वो भी मांग रहे थे हम कर देंगे, निश्चित रहो, लेकिन वो भी वक्त मांग रहे थे। इधर अपने ड्यूटी कर रहे थे आराम से। 1 दिन निकल चुका था, जो मोहलत थी पैसे देने की 1 दिन निकल चुका था, लेकिन अभी तक उनके पास में कोई औरत आई नहीं थी, अपने ड्यूटी में थे। आप फिर सुबह जाते हैं चाय पीने के लिए। चाचा बोलते हैं कि बेटा पैसे इकट्ठे हो गए तुम्हारे, मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। और तब कहते हैं मैं अपने दोस्तों से बात कर रखा हूँ, और जल्द से जल्द उन्होंने देने का वादा किया। दुकानदार कहता है भैया अब तुम्हारे किस्मत ही जाने, अब मैं इसमें कुछ कर नहीं पाऊँगा। चाय पीते हैं और अपना घर के लिए चल जाते हैं। अपनी होने वाली पत्नी के घर में जाके बैठ जाते हैं। चिंता फिक्र तो है नहीं। अब उनको लगे कि औरत क्या कर लेगी, क्या बिगाड़ लेगी, आकर के 2-4 गाली दे दी कि ज़्यादा से ज़्यादा सह लूँगा, और क्या कर लेगी। उनको तो ये पता नहीं था कि वो तांत्रिक है और पता नहीं क्या कर सकती है। उनको तो इस चीज़ का मतलब ही नहीं मालूम था। निश्चित हो गए थे। इधर जो उनका शादी का प्रोग्राम था एक तरह से पोस्टपोन्ड हुआ पड़ा था, अभी ऑपरेशन हुआ ही नहीं था, दवाई पर काम चल रहा था। अब बार बार अपने होने वाले ससुर को बोल रहे थे
कि अब मेरी शादी कब होगी। और वो कहते थे कि बेटा बस ये काम हो जाने दो, या तो ऑपरेशन हो जाएगा या डॉक्टर बोल देंगे कि सब कुछ ठीक है, मैं उसी टाइम सब कुछ तैयारी कर लूँगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी तो मेरे बिटिया के साथ ही होगी। वो भी इंश्योरेंस दे रहे हैं, अब तसल्ली दे रहे थे। मन ही मन खुश थे कि चलो जो भी है अब जल्दी सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरे दिन काम पर जाते हैं, उनके साथ में ऐसा कुछ नहीं होता है। तीसरे दिन जब आता है, 3 दिन जब बीत जाता है, अपने काम पर जाते हैं और वहाँ गोदाम है, वहाँ पर अकेले सिक्योरिटी गार्ड थे वो। अब गोदाम बंद होता था और उसके बाद में बाहर कुर्सी डाल करके बैठ जाते थे। आसपास में कुछ और भी थे, लेकिन उनका जो गेट था दूसरी साइड में था और इनका जो गेट था अलग साइड में था, विपरीत साइड में। तो एक तरह से उस जगह पर अकेले ही थे, आसपास में कोई और गार्ड उनको दिखाई नहीं देता था उस टाइम में। रात के 12 बज चुके थे। 12 बजे कुर्सी पर बैठ करके ऊँघ रहे थे, नींद आ रही थी। पुनीत जी बता रहे हैं कि उस टाइम थोड़ा मुझे झपकी आ रही थी और उस टाइम मैं थोड़ा 10-15 मिनट में नींद में चला जाता था और वही मेरे साथ में हो रहा था। उस वक्त में अचानक कोई आ करके जैसे मेरी कुर्सी खींच लिया हो। मैं बैठे बैठे ज़मीन पर आ चुका था और तब मैं देखता हूँ ना, एक काला सा इंसान जिसकी आंखें बड़ी बड़ी और लटकी हुई दिखाई दे रही थी, जैसे उसकी आंखें बाहर निकल आएगी। और चेहरा बड़ा ही भयानक था। सर के बाल बड़े बड़े थे, काला कपड़ा पहन रखा था, सर से लेके पांव तक। जब मैं उसको देखता हूँ ना तो मेरी चीख निकल जाती है। मुझे लगा कि मेरे पास में कोई भूत प्रेत आ गया। मैं डर जाता हूँ। अब मैं जब कुर्सी से गिरा था और उसके बाद मैं उठ के खड़ा होकर के भागने लगता हूँ अपने गेट के साइड में, लेकिन वो मुझे भागने में नहीं देता है। मैं जिधर भागता हूँ और उधर मुझे रास्ता रोक देता है। मैं इतना डर चुका था कि मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तब मैं उसे पूछने लगा कि आप मेरे को रास्ता क्यों रोक रहे हो, आप मुझे मारने क्यों आ रहे हो? मैंने आपके साथ में ऐसा कुछ किया नहीं है, आप मुझे क्यों सताने पर लगे हो? मैं प्रार्थना कर रहा था कि आप मुझे छोड़ दो, आप चले जाओ, जहाँ से आए हो आप चले जाओ। लेकिन वो जो शैतानी आत्मा था वो मेरे पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैं जिधर भी भागने की कोशिश करता है कि मैं कन्नी काट करके बाहर निकल जाऊं, मैं दूसरी साइड में पहुंच जाऊं जहां पर अन्य सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए थे दूसरी कंपनी के, उनके बीच पहुंच जाऊं। लेकिन वो मुझे जाने भी नहीं दे रहा था। ना तो उसके गले से मुंह से कोई आवाज़ निकल रही थी, बिल्कुल शांत ऐसे दिखाई दे रहा था। लेकिन उसकी आंखें, चेहरा देख करके मैं बहुत भयभीत हो गया था। और वो इतना तेज दौड़ रहा था, जिधर मैं भागने की कोशिश करता था, मैं भी नौजवान था, लेकिन वो पलक झपकते ही मेरे सामने से रोक लेता था। मुझे उस जगह से हिलने तक नहीं दे रहा था। आखिरकार मैं थक चुका था। हाथ जोड़ के मैं कहने लगा कि मेरे से क्या ऐसी गलती होगी, आप मुझे क्यों परेशान करने पर लगे हो, मुझे क्यों मारना चाहते हो? और तब वो भर्राई आवाज़ में मुझसे बात करने लगा। पैसे कहाँ हैं, पैसे कहाँ हैं, पूरे पैसे चाहिए, पूरे पैसे चाहिए। पुनीत कहते हैं मैं आश्चर्य में डूब गया। मैं कहने लगा कि मैं कौन से पैसे, मैं किसका पैसा लिया हूं? लेकिन वो बार बार उसी पैसे का जिक्र कर रहा था। और तब मुझे ध्यान में आ गया कि अरे ये पैसे मांगने के लिए उस तांत्रिका ने अब एक भूत प्रेतात्मा को भेजी है। सही कहूँ ना कि उस टाइम में खौफ में भर गया था। मेरे टाइम में उतना पैसा था नहीं जेब में। जो भी मैं पैसा था घर पर रखा था, 15,000 मेरे पास में इकट्ठा थे और पैसे का भी इंतजाम नहीं हुआ था। अगर उस टाइम में जेब में रखता ना तो मैं उसको शायद दे करके मना सकता था, लेकिन मेरे पास में बस कुछ ही रुपए थे। मैं हाथ जोड़ के मैं समझ गया था। अब मैं कहने लगा कि देखिए मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि बस 2-3 दिन में ही पूरा का पूरा पैसा वापस कर दूंगा। आप मुझे मत सताइए, आप मुझे मारने की कोशिश मत कीजिए, ये पैसा मैं जल्द से जल्द रिटर्न कर दूंगा। लेकिन वो बिल्कुल अपनी आवाज़, भारी आवाज़ में बोलता रहा कि नहीं, मुझे तो आज ही पैसे चाहिए, आज मैं पैसा लेके जाऊंगा। अगर पैसा नहीं देते हो तो मैं तुम्हारी जान लेके जाऊंगा। अब दोनों में से एक चीज़ तो मैं लेके जाऊंगा, खाली तो मैं कभी नहीं जाता। जब मैं इसकी बात सुनता हूँ ना तो मैं दहल जाता हूँ। मैं अब क्या करूँ?
मेरे को कोई ऐसा अब संभावना नहीं दिख रही है कि मेरी अब जान बच जाएगी। ना तो मेरे पास में पैसा था और वो मुझे मोहलत तक नहीं दे रहा था कि मैं अब उससे बोलूं कि भाई कल या परसों मैं तुम्हें ला के दे दूंगा। वो भी नहीं मान रहा था। बार बार पैसे दे दो, कहाँ हैं पैसे, वो भी भारी आवाज़ में। इतना उसका जो चेहरा बदसूरत था, इतना डरावना था, तो मैं देख के पहले ही काँप चुका था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जो तांत्रिका पैसा दिया है बिना कोई गारंटी के, यही सब इसका गारंटी था। वो जानती थी कि पैसा किसी से कैसे निकलवाया जाता है और वो अपनी औकात पर आ चुकी थी। मैं बार बार उससे आग्रह कर रहा था कि आप मुझे 2 दिन का टाइम दे दीजिए, 2 दिन का टाइम दे दीजिए, बस इतना उपकार कर दीजिए। लेकिन वो मेरी बात को बिल्कुल नहीं मान रहा था। अचानक मुझे मौका मिल गया था। अब मैं वहाँ से निकल करके भागा। इतना तेज दौड़ा था कि मैं चाचा की दुकान तक पहुँच गया था। चाचा की दुकान रात में तो बंद हो जाती थी, लेकिन चाचा उसी झोपड़ी में अब रहते थे, उसी में सोते थे। मैं चाचा के पास जब तक पहुंचा तब तक वो भी आ चुका था। मेरे पीछे पीछे वो भी तेज दौड़ रहा था। मैं चाचा को जगाने लगा, चाचा मेरी जान बचाइए, जान बचाइए। चाचा नींद से जाग गए थे। जब वो देखते हैं कि बाहर में शैतानी आत्मा खड़ी है, और सब कुछ समझ गए। मुझे कहने लगे कि बेटा, मुझे इसी चीज़ का आशंका थी। मैं तुमको बोलता था ना कि तुम पैसे वापस कर दो, तुम नहीं किए ना। देखो वो नौबत आ गई ना, अब मैं क्या करूं? अगर मैं इससे उलझता हूं तो ये मेरी भी जान ले लेगा। ये किसी का नहीं है बेटे, पैसे तुम्हें देने ही पड़ेंगे। मैं चाचा से गुहार लगा रहा था कि चाचा सिर्फ 2 दिन, सिर्फ 2 दिन को लिए इसे मना कर लो, आप मना लो किसी तरह से। मैं 3 दिन भी नहीं लगाऊंगा, जहां से मर्जी अपने आप को बेचूं, कुछ भी करूं, लेकिन पैसे मैं जरूर आपको दूंगा। चाचा एकदम मना करते रहे कि नहीं, मैं नहीं उससे बात कर सकता, मैं नहीं उससे बात करता था। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस कर रहा था, चाचा की दुकान के अंदर बिल्कुल नहीं आ रहा था। वो रोड पर खड़ा था और रोड पर ही इधर उधर चहलकदमी कर रहा था जैसे गुस्से में हो, और वो मुझे आवाज़ भी लगा रहा था, पैसे दे दे, पैसे दे दे या जान दे दे, पैसे दे दे या जान दे दे, दोनों में से एक चीज़ दे दे। वो चाहता तो मुझे उस दुकान से पकड़ के खींच भी सकता था, लेकिन उस दुकान के अंदर वो बिल्कुल नहीं आया। तब मुझे लगा कि मैं यहाँ पर चाचा के पास सुरक्षित हूँ और चाचा ही अब सब कुछ कर सकते हैं। चाचा का मैं पैर पकड़ लिया था कि चाचा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ऐसा गलती कभी नहीं करूँगा। बस 2 दिन का मुझे वक्त दे दीजिए और मैं आपके पास ही ला के पैसा जमा कराऊँगा। इसको बोलिए जहाँ से आया था वहाँ चली जाए। चाचा मेरी बात सुनकर समझ गए थे कि इस लड़के पर आफत आ गई है, ये शैतानी आत्मा जान भी ले सकता है, मुझे कुछ करना चाहिए। तब चाचा भी हाथ जोड़ के कहने लगे कि आप अब इस लड़के के बात को मान लीजिए। लड़का कह रहा है ना कि 2 दिन में पैसा दे देगा, तो आपको दे ही देगा। अगर नहीं देता है तो जो आपकी इच्छा हो कर लीजिएगा, मैं इसमें नहीं पड़ूंगा। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, इस बार लड़के की जान को अब बकस दीजिए, छोड़ दीजिए, 2 दिन का मोहलत दे दीजिए। जब चाचा पूरी बात करते हैं ना तो उसका गुस्सा शांत हो गया था और तब वो चिल्ला के कहने लगा, उसको बता दो, उसको बता दो, वो मान जाएगी तो मैं भी मान जाऊंगा। अब ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, किसको बता दो, किसको बता दो। लेकिन चाचा आंख मूंद करके जैसे प्रार्थना करने लगे। अब प्रार्थना जब उनका ख़त्म होता है और तब मैं जब चाचा से नज़रें हटा करके बाहर देखता हूँ तो वो तो जा चुका था, जैसे हवा में गायब हो गया। चाचा का बदन कांप रहा था और तब वो कहते हैं मुझे देख करके, देख लिया ना, मैं तुझसे बोला था ना बेटा, ये तांत्रिका का पैसा है और तांत्रिका ऐसा वैसा नहीं है। देख लिया, तेरी जान पर बन आई थी ना, बन पड़ी थी ना बेटा। 2 दिन का मोहलत लिया है, तीसरा दिन भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये जो आया था ना, तेरी जान लेके चला जाता। अब जितना जल्दी हो सके सुबह से लग जा और जितनी जल्दी पैसे की व्यवस्था करके मेरे पास में आ जा, तभी तेरी जान बच सकती है। अगर तू भागेगा भी ना तो भाग नहीं सकता, तू अपनी गांव भी चला जाए ना तभी तेरी जान नहीं बच सकती। ये पैसे तुम्हें 2 दिन के अंदर चुकाना ही चुकाना है, और नहीं तो
तुम्हारी जान जा सकती है। ये ऐसे वैसे का पैसा नहीं है। आखिरकार जब चाचा पूरी बात बताने लगे ना, तो मैं एकदम कांप गया था। जिस तांत्रिका की बात कर रहे थे वो तो एक आत्मा थी। वो तो कब की मर चुकी थी। जो तांत्रिका थी वो तो कब की मर चुकी थी, लेकिन वो पैसे का लेन देन करती थी। शुरू से उसका यही काम था। ये जो चाचा थे, अच्छी जान पहचान थी। ये भी पैसे उधार उधार लेते थे। ये मरने के बाद में कैसे काम करती थी अब तो मुझे नहीं पता। पूरी कहानी मैं सुनता हूँ ना तो मैं कांप जाता हूँ। अब मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बेचूं, चाहे कुछ भी बेचूं, लेकिन मैं पैसा तो लौटाना ही है, नहीं तो मेरे जान बिल्कुल जा सकता है। जैसे चाचा बता रहे थे उस हिसाब से तो मैं बचने वाला नहीं था। चाहे मैं गांव भाग जाऊं, कोई अन्य शहर चला जाऊं, मेरी जान नहीं बचने वाली है। आखिरकार चाचा कहते कि जा अपनी काम कर ले, देख सुबह होते ही पैसे की तैयारी कर लेना। तेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 2 दिन का है। वाकई में मैं रात भर कांपता रहा कि अगर पैसा का इंतज़ाम नहीं होगा तब मेरे साथ में क्या होगा। मैं देख लिया था जो शैतानी आत्मा अब पैसे के तगादे में आई थी वो मेरी जान भी ले सकती थी। ऐसा वो कर सकती थी, उसमें कोई संशय नहीं था। सुबह होते ही मैं चाय पीने के लिए जाता हूँ और चाचा को धन्यवाद कहता हूँ कि चाचा जी आपने मेरी जान बचा ली। और तब चाचा मुस्कुराते हुए कहने लगे कि ठीक है बेटा, मैंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन तू भी अपना काम कर दे। जितना जल्दी हो सके पैसा ले आकर के मेरे हाथ में रख दे, तभी तू बच पाएगा। अगर मेरे पास में पैसा होता ना तो मैं रात को ही तेरे को दे देता, तू पैसा उसको वापस कर देता। लेकिन बेटा मैं भी गरीब आदमी हूँ। देख मैं बूढ़ा होने के बाद भी यहाँ पर काम करता हूँ। मेरे परिवार गांव में रहता है। समझ गया ना मेरी बात को? मैं समझ गया था। घर लौटता हूँ और फिर मैं अपने जो रिश्तेदार थे मैं उनके पास पहुँचता हूँ। उनसे मैं कुछ बताता नहीं हूँ कि मेरे साथ में क्या चल रहा है। फिर मैं उनसे पैसा मांगता हूँ, कहता हूँ कि एक बहुत ज़रूरी काम है, मैं आपको इसके बदले में ज़्यादा पैसा दूंगा। लालची इंसान थे और आखिरकार कहने लगे कि कल आकर ले जाना। मेरे को सब पैसे का इंतजाम हो चुका था, लेकिन आज नहीं, कल हो जाना था। मैं बहुत खुश था। फिर मैं चाचा के पास आता हूँ कि चाचा कल पैसे का इंतजाम हो जाएगा। तब चाचा भी खुश हो गए थे। कहने लगे कि बेटा मैं भी यही चाहता था, मैं भी प्रार्थना करता था ईश्वर से कि तुझे पैसे का इंतजाम हो जाए। चल ईश्वर ने हमारी भी प्रार्थना सुन ली। अगले दिन मैं अपने रिश्तेदार से पैसे ज़्यादा देने के लालच दे करके तब मैं उनसे पैसा उठाता हूँ। अब पूरा पैसा ले जा कर के चाचा के हाथ में रख देता हूँ। चाचा पैसा गिनते नहीं। मैं कहता हूँ कि चाचा गिन लो। तब कहते हैं कि नहीं, तू लाया होगा तो पूरा ही होगा, लेकिन बेटा कम मत देना। मुझे डर लग गया। मैं दोबारा पैसे को गिना उन्हीं के सामने में। तब कहा कि चाचा पैसे बिल्कुल बराबर हैं। तब जाके चाचा के चेहरे पर मुस्कान लौटी थी। लेकिन उसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं लिया, मुझे डर लग रहा था। चाचा जो बताए थे कि वो पहले ये ब्याज पर चलाने का काम करती थी, ज़रूरतमंद को पैसा देती थी उचित ब्याज पर। लेकिन चाचा जो बता रहे थे कि वो अब मर चुकी है, तो क्या उसकी आत्मा ये सब काम कर रही थी? मुझे आज तक इस बात को इल्म नहीं हुआ, ना जानकारी मिली। हाँ, उस लड़की से मेरी, अब जानना चाहते हो ना कि शादी हुई कि नहीं हुई? हुई, लेकिन कई महीनों के बाद में। अब वो जो पैसा था ना, इलाज के बहाने जो हमारे होने वाले ससुर जी ले गए थे, वो किसी और काम में लगाए थे। अब मुझ पर झूठ बोला जा रहा था। आखिरकार मैं अपनी जिद पर अड़ गया था कि मैं चलता हूँ आपके साथ में। मैं जबरदस्ती उनके साथ में गांव में गया। हाँ, उनकी वाइफ की तबीयत खराब थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई ऑपरेशन, ऐसा कोई दिक्कत परेशानी थी। नॉर्मल जो बुढ़ापे वाली बीमारी होती वही थी। अब मैं उनसे जाके आग्रह करता हूँ कि आप मेरी शादी करा दीजिए। शायद उनको जानकारी थी, तब वो मुस्कुरा के मेरे सर पर हाथ फेर देती है। तब मुझे लगा कि अब मेरी उम्मीद पूरी हो गई है। और उसके 2 महीने के बाद मेरी शादी एक साधारण तरीके से हो जाती है। और आज मैं अपनी पत्नी के साथ में बहुत खुश हूँ। अब मेरी पत्नी भी बाद में बताती है कि मेरे जो पिता था ना, लालची किस्म का इंसान था। तो दोस्तों,
ये थी आज की पुनीत की भेजी हुई कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई अपनी आप बीती है, घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे शेयर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए। आप फिर मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।